हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्विक। और पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। एग्जाम क्विक चैनल को वो इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को के लिए जो आगामी परीक्षाएं हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उन समस्त परीक्षाओं के लिए ये अति महत्वपूर्ण वीडियो है। ये सेशन चल रहा है घटनासार वार्षिकी 2023 करंट अफेयर्स की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, आप लोग अगर हमारे वीडियो को लाइक करेंगे तो उससे हमारा उत्साहवर्धन भी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का लोकार्पण। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का लोकार्पण किया गया है। उत्तर भारत में पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है उत्तर प्रदेश में। अब चलिए इससे संबंधित जो इसमें अन्य बातें हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने ये 31 अक्टूबर 2022 को उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर योट्टा डेटा सेंटर के पहले टावर योट्टा D1 का लोकार्पण किया है। तो देखिए, ये पूछ देगा कि योट्टा D1 क्या है। तो ये क्या है? योट्टा D1 हाइपर स्केल डेटा सेंटर है। ये पहला है ये टावर। इसके योट्टा डेटा सेंटर के पहला टावर जो है योट्टा D1 है। ये इसका निर्माण ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 के तहत किया गया है। इसमें इंटरनेट पियरिंग एक्सचेंज और वैश्विक क्लाउड ऑपरेटरों से सीधे फाइबर कनेक्टिविटी की सुविधा है, जो इसे वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए बेहद उपयोगी बनाता है। अत्याधुनिक योट्टा D1 डेटा सेंटर हीरानंदानी ग्रुप द्वारा बनाया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक तो योट्टा D1 क्या है, तो ये डेटा सेंटर है और ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। इस डेटा सेंटर को रुपया 5,000 करोड़ की लागत से निर्मित किया गया है। तो इसमें कितनी लागत लगी है? इस डेटा सेंटर योट्टा D1 को बनाने में 5,000 करोड़ रुपए की लागत लगी है। हीरानंदानी ग्रुप ने इसके द्वारा ये बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें देखते हैं आगे कि इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण 2021 की शुरुआत में हीरानंदानी समूह की मुंबई स्थित सहायक कंपनी योट्टा द्वारा शुरू किया गया था। यह नोएडा में पहला डेटा सेंटर पार्क है और 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखने योग्य आप लोगों की बातें हैं ये, कि इसमें ये हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है। 5,000 करोड़ की लागत से ये निर्मित है और ये मुंबई स्थित सहायक कंपनी योट्टा द्वारा शुरू किया गया है। यह नोएडा में पहला डेटा सेंटर पार्क है और 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में ये क्या है? 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में ये क्या है? फैला हुआ है। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इससे संबंधित कुछ अन्य बातें भी हैं, कुछ अन्य तथ्य भी हैं कि इसे अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है। यह विशेष डेटा सेंटर जो है, यह विशेष डेटा सेंटर 4 विभिन्न मार्गों से सभी प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों को सीधे फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। हीरानंदानी ग्रुप द्वारा निर्मित 20 एकड़ में फैले इस डेटा सेंटर पार्क में कुल 6 डेटा सेंटर होंगे और 7 मंजिला योट्टा D1 इस कड़ी का पहला भाग है। यहाँ से पब्लिक क्लाउड सर्विस, साइबर सिक्योरिटी और डिजास्टर रिकवरी समेत कई अन्य सेवाएं भी मिलेंगी। इस डेटा सेंटर में आगामी 5 वर्षों में कुल 6 टावरों का निर्माण होना है। कितना वर्ष में? अगले 5 वर्षों में 6 टावर का निर्माण होगा, जिसमें लगभग ये 39,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
39,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा इसमें। फ्रेंड्स, अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला क्या है कि अरुणाचल में भारत का पहला एक्वा पार्क। कहाँ पे? अरुणाचल में भारत का पहला एक्वा पार्क। अब इसके बारे में देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के मत्स्य मंत्री ने भारत का पहला फिश म्यूजियम एकीकृत एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा 31 अक्टूबर 2022 को की। फिश म्यूजियम भारत के पहले एक्वा पार्क का हिस्सा होगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। यह पार्क अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के तारिन जीरो में स्थापित किया जाएगा। 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीली क्रांति लाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक एकीकृत एक्वा पार्क की घोषणा की थी। तो देखिए ये क्या है कि ये पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के तारिन में स्थापित किया जाएगा। और 3 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये नीली क्रांति लाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ये प्रत्येक राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक एकीकृत एक्वा पार्क की घोषणा की थी। प्रत्येक राज्य में ये फिश म्यूजियम एकीकृत एक्वा पार्क का हिस्सा होगा। फिश म्यूजियम जो है वो एकीकृत एक्वा पार्क का हिस्सा होगा और जिसे केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। वर्तमान ट्रेन फिश फार्म TFF का फुल फॉर्म ट्रेन फिश फार्म जो उच्च ऊंचाई वाले बुल्ला गांव में स्थित है। उच्च ऊंचाई वाले गांव कौन है? बुल्ला, वहाँ पे ये स्थित है ट्रेन फिश फार्म। बुल्ला गांव में स्थित है को एकीकृत एक्वा पार्क के रूप में अपग्रेड किया जाएगा बुल्ला गांव को, जहां पूर्वोत्तर का पहला फिश म्यूजियम बनेगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन, मूल्य श्रृंखला, उत्पादकता और प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता, विपणन और कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है। तो फ्रेंड्स ये इसके बारे में था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेडिंग, भारत बना मैंग्रोव एलायंस का सदस्य। इम्पॉर्टेंट है ये कि भारत किसका सदस्य बना है? मैंग्रोव एलायंस का सदस्य बना है। मिस्र के शर्म अल शेख में पार्टियों के सम्मेलन COP27 के 27वें शिखर सम्मेलन के दौरान UAE और इंडोनेशिया ने मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली को मजबूत करने के उद्देश्य से मैंग्रोव गठबंधन की घोषणा की। तो देखिए ये मैंग्रोव गठबंधन की घोषणा किसने की है? UAE और इंडोनेशिया ने। ये मैंग्रोव एक वनस्पति है, इसकी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए और ये बहाली को मजबूत करने के उद्देश्य से ये मैंग्रोव गठबंधन की घोषणा की गई है और ये मिस्र के शर्म अल शेख में की गई है। यहीं पे COP27 का सम्मेलन हुआ, 27वां शिखर सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ। ये भी पूछ देता है कि कहाँ पे ये कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ, इससे एक क्वेश्चन संबंधित इससे क्वेश्चन अवश्य ही पूछते हैं फ्रेंड्स एग्जाम में। देखिए मैंग्रोव वनों को दुनिया का सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र, मैंग्रोव वन को दुनिया का सबसे ज़्यादा उत्पादकता वाला ये पारिस्थितिकी तंत्र कहा गया है। तो पारिस्थितिकी तंत्र करार देते हुए भारत भी जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में शामिल हो गया। इस गठबंधन के प्रारंभिक सदस्यों में भारत के अलावा UAE, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका शामिल हैं। कौन कौन शामिल है प्रारंभिक सदस्यों में? भारत के अलावा UAE है, इंडोनेशिया और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका। कार्बन पृथक्करण के लिए वनों की कटाई और वन क्षरण REDD+ कार्यक्रमों से उत्सर्जन को कम करने के साथ मैंग्रोव संरक्षण के एकीकरण का
आह्वान करते हुए भारत मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट मैक में शामिल हो गया है। मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट मैक एक अंतर सरकारी संगठन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली की दिशा में प्रगति का विस्तार और तेजी लाने का प्रयास करता है। तो ये जो है गठबंधन बना है, इसके उद्देश्य हैं सब कुछ मिला के मैंग्रोव जो पारिस्थितिकी तंत्र है उनके संरक्षण के लिए। तो ये गठबंधन है, यह गठबंधन प्रकृति आधारित जलवायु परिवर्तन समाधान के रूप में मैंग्रोव की भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाएगा। यह वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वनों के पुनर्वास को सुनिश्चित करेगा। मैंग्रोव जो है दुनिया के सबसे अधिक उत्पादक इकोसिस्टम में से एक है। यह ज्वारीय जंगल कई जीवों के लिए एक नर्सरी ग्राउंड के रूप में काम करता है। यह जो ज्वारीय जंगल है ये कई सारे जीवों के लिए एक नर्सरी मतलब प्रारंभिक एक ग्राउंड के रूप में काम करता है। तटीय क्षरण से सुरक्षा देता है, जैसे जो तटों पे तटीय जो क्षरण होता है उसे सुरक्षा देता है और कार्बन को अलग करता है और लाखों लोगों को आजीविका भी ये प्रदान करता है। फ्रेंड्स, ये मैंग्रोव जो है, इसके अलावा यह जीव जंतुओं के लिए आश्रय स्थल के रूप में काम करता है, इसलिए इसका संरक्षण बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसका संरक्षण पहले से ही आवश्यक था, अब इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भारत ने सौर ऊर्जा के द्वारा जीवाश्म ईंधन लागत में $4.2 बिलियन की बचत की। देखिए, भारत ने सौर ऊर्जा के द्वारा जीवाश्म ईंधन लागत में $4.2 बिलियन की बचत की है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि भारत सौर ऊर्जा के द्वारा जीवाश्म ईंधन लागत में इतना की बचत किया है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं इससे संबंधित इसमें क्या क्या बातें दी गई हैं, उन पे हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं कि भारत ने साल 2022 की पहली छमाही में सौर ऊर्जा उत्पादन के कारण 1.94 करोड़ टन कोयले की बचत की है। रिपोर्ट के अनुसार कोयले के साथ ही भारत ने ईंधन लागत में $4.2 अरब की बचत की है। एनर्जी थिंक टैंक एम्बर, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर और इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस द्वारा 10 नवंबर 2022 को जारी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2022 की पहली छमाही में सौर उत्पादन के कारण ईंधन लागत में 4.2 बिलियन यानी लगभग 32,603 करोड़ रुपए की बचत हुई है। एनर्जी थिंक टैंक अपने विश्लेषण के बाद यह भी बताया है कि सोलर ऊर्जा क्षमता से युक्त शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में से 5 एशिया महाद्वीप में हैं। तो देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि सोलर क्षमता से युक्त इन 10 अर्थव्यवस्थाओं में से 5 भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम है। सोलर क्षमता से युक्त इन 10 अर्थव्यवस्थाओं में से 5 कहाँ पे हैं? ये भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम है। सौर ऊर्जा की खपत को लेकर जारी हुई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया महाद्वीप के 7 प्रमुख देशों, जिसमें से कौन कौन है? चीन है, भारत है, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस, जापान और थाईलैंड में सौर उत्पादन के द्वारा जनवरी से जून 2022 तक लगभग $34 अरब की संभावित जीवाश्म ईंधन लागत बची है, जो कुल जीवाश्म ईंधन लागत का 9% के बराबर है।
सॉरी फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगली हेडिंग हम लोग कि मेघालय की मोमलू गुफा पहली भारतीय भू विरासत स्थल घोषित। तो पहले तो यही पूछ देगा कि मोमलू गुफा कहाँ स्थित है। तो मोमलू गुफा मेघालय में स्थित है और ये मोमलू गुफा ये पहली भारतीय भू विरासत स्थल घोषित हुआ है। ये यूनेस्को के सबसे बड़े वैज्ञानिक संगठनों में से एक है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज है ये। तो इसने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा में स्थित मोमलू गुफा को पहले 100 IUGS भू वैज्ञानिक विरासत स्थलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। इसकी जानकारी मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने 1 अक्टूबर 2022 को दी। अब देखिए ये पूरी सूची IUGS की 60वीं वर्षगांठ समारोह जिसका आयोजन 25 से 28 अक्टूबर 2022 को जुमैया स्पेन में किया गया, जिसमें 56 देशों के 181 उम्मीदवार स्थलों में से चुने गए पहले 100 स्थलों की घोषणा की गई। सोसाइटी ऑफ अर्थ साइंटिस्ट के पहले 100 ग्लोबल जियो हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत मोमलू गुफा को मान्यता देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसके बाद लगभग 40 देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 से अधिक विशेषज्ञों ने साइटों की पहचान करने, उन्हें शॉर्टलिस्ट करने में सहयोग किया। ये 7.2 किलोमीटर की लंबाई के साथ मोमलू गुफा भारतीय उपमहाद्वीप की चौथी सबसे लंबी गुफा है। ये मोमलू गुफा जो है इसकी लंबाई कितनी है 7.2 किलोमीटर और ये भारतीय उपमहाद्वीप की चौथी सबसे लंबी गुफा है। फ्रेंड्स ये जो है मेघालय में चेरापूंजी के पश्चिम में लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेघालय में चेरापूंजी के पश्चिम में लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब अगला इससे संबंधित टॉपिक है, पॉइंट है, स्थानीय रूप में इस गुफा को क्रेम मोमलुहा का माना जाता है, क्रेम मोमलुहा कहा जाता है। इस गुफा की खोज 1844 में एक ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट यूल ने किया था। गुफा जो है कई उद्घाटन के साथ एक लंबी भूल भुलैया है और इसे स्टेलेक्टाइट्स, स्टेलेग्माइट्स, कोलम ड्रैप्स और मून मिल्क से सजाया गया है। 1290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तथा 4500 मीटर तक लंबी गुफा अपने स्टेलेग्माइट संरचनाओं के लिए जानी जाती है। तो फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट है मोमलू गुफा। कुछ नहीं तो यही पूछ देगा मोमलू गुफा कहाँ पाई जाती है, कहाँ स्थित है। तो ये है मेघालय में। अब देखिए अगला इससे संबंधित है कि इसी में है कि गुफा की एक अन्य विशेषता गुफा के अंदर का कुंड है। गुफा की एक अन्य विशेषता क्या है कि गुफा के अंदर एक कुंड है जो गुफा से गुजरने वाली 5 अलग अलग नदियों से बना है। चूँकि यह गुफा गीली सोहरा में स्थित है, इसलिए वैज्ञानिकों द्वारा मानसून पैटर्न और सूखे की भविष्यवाणी करने में मदद के लिए स्टेलेग्माइट्स का अध्ययन कर रहे हैं। अब है अगला हेडिंग है अगली कि हैदराबाद शहर को मिला वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड। हैदराबाद शहर को क्या मिला? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड मिला है। भारत के हैदराबाद शहर को प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। हैदराबाद शहर को अवार्ड की कुल 6 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया है। यह भारत का एकमात्र शहर है जिसे इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह भारत का एकमात्र शहर है हैदराबाद, इसको मिला है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड।
ये देखिए वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड इसको दिया गया है हैदराबाद को। अब इसमें देखिए ये कुछ ये बनाई गई है सारणी। AIPH अवार्ड श्रेणी और ये विजेता कौन है? लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ ये किसको दिया गया है? ये किसको मिला है? ये कौन विजेता है? ग्रीन गार्लैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना, हैदराबाद को। अगला एक किसको दिया गया है? कौन विजेता है? लिविंग ग्रीन फॉर बायोडाइवर्सिटी, ये इसका विजेता कौन है? कौन जीता है ये? रिवर डेसर बोगोटा, बोगोटा डीसी, कोलंबिया। नेक्स्ट है कि लिविंग ग्रीन फॉर क्लाइमेट चेंज, ये मैक्सिको सिटी का पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको को। लिविंग ग्रीन फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, सिटी ऑफ फोर्टालेजा ट्रांसफॉर्मिंग डिग्रेडेड लैंड इनटू अर्बन माइक्रो पार्क्स, सिटी ऑफ फोर्टालेजा, ब्राज़ील। लिविंग ग्रीन फॉर वाटर, मॉन्ट्रियल बॉटनिकल गार्डन, स्पेस फॉर लाइफ, मॉन्ट्रियल, कनाडा में, इस कनाडा को मिला है। और लिविंग ग्रीन फॉर सोशल कोहेजन, ये मिला है ओएसिस स्कूल यार्ड प्रोजेक्ट, पेरिस, फ्रांस। तो फ्रेंड्स ये देखिएगा आप लोग, अब पहले नंबर पे ये क्या है? हैदराबाद है। ग्रीन गार्लैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड विश्व के विभिन्न शहरों द्वारा किए गए ग्रीन जोन प्रयास, प्रकृति का बचाव और इस क्षेत्र में किए गए नवाचार के सफल क्रियान्वयन के लिए दिया जाता है। यह अवार्ड शहरों में हरियाली और पर्यावरण के बचाव के लिए उठाए गए कदम को मान्यता देना है और उसके साथ ही साथ विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ऐसे शहरों को सम्मानित करता है। ये इस अवार्ड के नेटवर्क पार्टनर में बायोफिलिक सिटीज एंड हेल्थ, सिटीज विथ नेचर, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन रूफ एंड ग्रीन वॉल एसोसिएशन, द ग्लोबल टास्क फोर्स ऑफ लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट, GTF आदि शामिल हैं। भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 10 नवंबर 2022 को क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद में, ये देखिए ये है केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 10 नवंबर 2022 को क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद में भारतीय जैविक डाटा यहाँ पे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 समारोह दक्षिण कोरिया के जेजू में 14 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया था। ये हैदराबाद को यह अवार्ड उसकी प्रकृति उन्मुख दृष्टिकोण के आधार पर दिया गया है। उसकी प्रकृति उन्मुख दृष्टिकोण के आधार पर उसको यह अवार्ड दिया गया है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो मिला है उसको। हैदराबाद शहर में ग्रीन जोन क्षेत्र के बेहतर रखरखाव और ग्रीन जोन का विकास शहर को उच्च स्तर पर पहुंचाया है। AIPH के महासचिव टिम ब्रियरक्लिफ ने हैदराबाद शहर की प्रशंसा करते हुए कहा कि शहर को ग्रीन जोन बनाने में नवाचार का बेहतर उपयोग किया गया है। वैश्विक स्तर पे 6 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि ये इस प्रकार हैं जो मैंने पढ़ा है पहले इससे। तो फ्रेंड्स इसके आगे हम लोग देखते हैं ये
भारतीय जैविक डेटा बैंक को भारतीय जैविक डेटा केंद्र के रूप में जाना जाता है। ये IBDC इंडियन बायोलॉजिकल सेंटर भारत में लाइफ साइंस डेटा के लिए पहला राष्ट्रीय भंडार है। क्या ये IBDC जो है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र जो है, ये भारत में लाइफ साइंस डेटा के लिए पहला राष्ट्रीय भंडार है, जहां डेटा न केवल पूरे भारत में एकत्रित किया जाएगा बल्कि पूरे भारत के शोधकर्ताओं को इस तक पहुंच की सुविधा होगी। फ्रेंड्स, ये पूरे भारत के शोधकर्ताओं के लिए ये सुविधाजनक है। भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न IBDC में सभी लाइफ साइंस डेटा को संग्रहित करना अनिवार्य है। यह डेटा सेंटर जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC भुवनेश्वर के सहयोग से क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में स्थापित किया जा रहा है। इसकी लागत करीब 85 करोड़ रुपए है। सॉरी फ्रेंड्स, डिजिटल डेटा को ब्रह्म नामक 4 पेटाबाइट क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर पर संग्रहित किया जाएगा। 1 पेटाबाइट ये 10 लाख गीगाबाइट के बराबर होता है। क्या होता है ये 1 पेटाबाइट कितने के बराबर होता है? 10 लाख गीगाबाइट के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और आप लोग ये एग्ज़ाम क्विक पे जो ये घटनासार वार्षिक करंट अफेयर्स चल रही है 2023 की, आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करिए फ्रेंड्स। ये कंप्लीट करवाई जाएगी। ये सभी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो नेक्स्ट डे हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।